हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल एजेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पिछले क्लास में मैंने आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताया था। तो आज के सेशन में हम आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहली तो बात है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सब्सटेंस विद सोडियम आयन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, सोडियम आयन के साथ बाय मीन्स ऑफ कॉमन कैरियर प्रोटीन। मतलब अगर मैं एक सेल बना लूँ, ठीक है, अगर मैं एक सेल बना लूँ, ओके, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अपन बनाया होगा, है ना। तो एक कैरियर प्रोटीन है, मान के चलो कैरियर प्रोटीन है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि एक सोडियम आयन तो कॉमन रहेगा, ओके, एक सोडियम आयन कॉमन रहेगा और साथ में कोई दूसरा सब्सटेंस रहेगा, कोई दूसरा अनदर सब्सटेंस। ठीक है, सोडियम आयन तो जाएगा, साथ में कोई दूसरा सब्सटेंस भी जाएगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें सोडियम आयन मस्ट रहेंगे, ओके। इस ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस सोडियम आयन के द्वारा जाएगा, ठीक है, या तो वो एक ही दिशा में जाएगा सिम्पोर्ट, या तो एंटीपोर्ट होगा। समझ आया। मतलब अगर मैं एक कैरियर ट्रांसपोर्ट बना लूँ, मान के चलो एक ये सोडियम आयन है, दूसरा कोई सब्सटेंस मान लो, कोई मॉलिक्यूल मान लो, ओके। तो सोडियम आयन जाने के बाद ही हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होने होगा, उसके साथ साथ दूसरा सब्सटेंस घुसेगा, ठीक है, या तो एंटर करेगा या तो वो बाहर जाएगा। मतलब सोडियम आयन उसमें ज़रूरी है, ओके। दो सब्सटेंस रहेंगे, उसमें से एक सोडियम आयन ज़रूर रहेगा और दूसरा बाकी जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होना है वही होगा, ओके। इस ट्रांसपोर्ट में दो सब्सटेंस रहेंगे, एक सोडियम आयन रहेगा, दूसरा अदर सब्सटेंस रहेगा, ओके। समझ आ गया आपको। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि दो टाइप्स के होते हैं। एक है को ट्रांसपोर्ट, दूसरा है काउंटर ट्रांसपोर्ट। देख लो आप, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब को ट्रांसपोर्ट का मतलब है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब ये है कि सोडियम जिस दिशा में जा रहा है, अगर सोडियम मान के चलिए सेल के अंदर जा रहा हो, तो वो भी सब्सटेंस जो भी होगा वो सेल के अंदर ही जाएगा, सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर मान के चलो सोडियम बाहर की तरफ जा रहा हो, तो वो सब्सटेंस भी बाहर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और काउंटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, इसका उल्टा है ना, कि मान के चलो सोडियम मान के चलो सेल के अंदर जा रहा हो, तो जो सब्सटेंस होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान के चलो ये ट्रांसपोर्ट है, ये मैं आपको कैरियर प्रोटीन दिखा रहा हूँ। मान के चलो ये कैरियर प्रोटीन है, ओके। ये मैंने एक सिम्पोर्ट के लिए दिखाया और ये मैंने आपको मतलब को ट्रांसपोर्ट का ये मान के चलो को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ये जो काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, काउंटर ट्रांसपोर्ट, ओके। तो मान के चलो सोडियम है, ठीक है, एक मान के चलो सोडियम आयन है, ठीक है, और दूसरा कोई सब्सटेंस मान लो, कोई भी सब्सटेंस मान लो, ओके। अब मान को ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि सोडियम जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सब्सटेंस भी उसी डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। और काउंटर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि सोडियम जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सब्सटेंस के उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, हम सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट की ही बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट पहले पढ़ाया था, अब ये को ट्रांसपोर्ट काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या है, वो तो हमने पहले पढ़े थे ना, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। तो को ट्रांसपोर्ट काउंटर ट्रांसपोर्ट ये शब्द क्यों आए। अब मैं ये शब्द ये इसलिए कहने जा रहा हूँ क्योंकि जो सिम्पोर्ट है और एंटीपोर्ट है, ये प्रोसेस मैं कैरियर प्रोटीन्स के बेस्ड बता रहा हूँ। जो यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट है ये कैरियर प्रोटीन के बेस्ड है, और जो को ट्रांसपोर्ट काउंटर ट्रांसपोर्ट है ये प्रोसेस के अनुसार बेस्ड है। ये क्रिया बता रहा है, ये काम बता रहा है कि जो सेल जो भी मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्बर की जो सेल मेम्बर को किस तरीके से क्रॉस कर रहा है ना, या तो वो एक साथ कर रहा है या वो अपोजिट डायरेक्शन। वो प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ कि वो प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट में बताया जा रहा है। और जिस कैरियर प्रोटीन में वो को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। जिस कैरियर प्रोटीन पे मान के चलो को ट्रांसपोर्ट हो रहा हो वो सिम्पोर्ट है, ओके। और जिस कैरियर प्रोटीन पे काउंटर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो उसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं, ओके। तो हम अब पढ़ते हैं को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन। देखो क्या लिखा है,
It is the process in which two substances are transported across the cell membrane in same direction by carrier protein. Same direction में जा रहा है, okay? और काउंटर ट्रांसपोर्ट का मतलब है प्रोसेस इन व्हिच टू सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय कैरियर प्रोटीन. वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके? समझ आ गया आपको? अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सोडियम को ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब आप क्योंकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, उसमें एक सब्सटेंस सोडियम रहेगा. ठीक है, अब को ट्रांसपोर्ट पे तो मैंने बताया था कि एक सोडियम रहेगा तो दूसरा सब्सटेंस रहेगा, वो सेम डायरेक्शन में है ना. वो को ट्रांसपोर्ट तो है पर वो सोडियम है ना, इसकी वजह उस मतलब जो सेकंड जो सब्सटेंस है वो सोडियम है, उसके लिए हम उसको सोडियम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ठीक है, नॉर्मली को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट हम कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है ना. और जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है, उसी को हम को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ओके, अगर उस को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट में सोडियम एंटर करे, ठीक है, तो उसको हम सोडियम को ट्रांसपोर्ट कहेंगे और सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट कहेंगे. ओके, इतना तो एक नॉर्मल है, जनरल है. ओके ना. तो सोडियम को ट्रांसपोर्ट क्या है आप देख लो. सोडियम को ट्रांसपोर्ट है प्रोसेस इन व्हिच अलोंग विथ सोडियम, है ना. सबसे मेन बात सोडियम रहेगा, एनदर सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय ए सिम्पोर्ट. ठीक है ना, मतलब सोडियम तो रहेगा साथ में एनदर सब्सटेंस भी रहेगा, दूसरा सब्सटेंस भी रहेगा जो सिम्पोर्ट के द्वारा जाएगा, है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा. समझ आ गया आपको. और एनर्जी तो रहेगा, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी. एटीपी के ब्रेकडाउन से मिल रहा है. ठीक है, और एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. अब देखो, हमने तो पढ़ा था कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड. ठीक है ना, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन एनी फॉर्म, है ना, इन एनी अदर फॉर्म. ठीक है, तो देखो एनर्जी जो ज़रूरत था सोडियम को, उसने एटीपी से मतलब एटीपी को ब्रेक डाउन करके उसने एनर्जी ऑब्टेन कर लिया. अब बात ये है कि उसको कहाँ पे लगाएंगे, यूटिलाइज किस में करेंगे. उसमें वो यूटिलाइज करेगा जो सोडियम के साथ दूसरा सब्सटेंस आ रहा है ना, जो सोडियम के साथ दूसरा सब्सटेंस आ रहा है उसमें वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा ताकि वो सोडियम के साथ वो भी सब्सटेंस अपना मूवमेंट करे. ठीक है, तो यही एनर्जी रिलीज बाय द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड यूटिलाइज फॉर द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस. ठीक है, और सब्सटेंसेस क्रिएटेड बाय जो कौन से सब्सटेंस जाते हैं सोडियम को ट्रांसपोर्ट के साथ. देखिए, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, क्लोराइड, आयोडीन, आयरन और यूरेट. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. आसान सी एकदम सिंपल वे में आपको समझाया है. ठीक है, सोडियम जो को ट्रांसपोर्ट है क्या है आपको समझा दिया. अब बारी आती है कैरियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर. ठीक है, अब देखो कैरियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो अगर मैं बात करूं कि इस कैरियर प्रोटीन के आउटर सरफेस पर 2 रिसेप्टर साइट्स होते हैं. कितने रिसेप्टर साइट्स होते हैं? 2 रिसेप्टर साइट्स. ठीक है, 2 रिसेप्टर साइट्स पाए जाते हैं. ओके, एक साइड पर सोडियम बाइंड होगा, दूसरे साइड पर वो कोई जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है वो बाइंड होगा. ओके, एक साइड पर सोडियम बाइंड होगा, दूसरे साइड पर वो सब्सटेंस या फिर जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड होगा. ओके, और जब दोनों अपनी जगह पर मतलब लग जाते हैं तब वो प्रोटीन अपनी शेप बदलता है. मैं आपको बता रहा हूँ कैसे. मान के चलो ये सेल मेम्ब्रेन है, मैं सेल में आसानी से थोड़ा दिखाता हूँ आपको. ठीक है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है. ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है. मैंने आपको एक प्रोटीन बना के दे रहा हूँ जिसमें अभी मैंने क्या बोला, 2 रिसेप्टर साइट्स होते हैं. ठीक है, एक सोडियम के लिए, ठीक है, एक आपके जो कोई दूसरा सब्सटेंस है उसके एंट्री के लिए. ओके, तो मान के चलो एक में तो सोडियम एंटर कर लिया. ठीक है, सोडियम इस पे जाके बैठ गया, है ना, और दूसरे साइड में जो भी दूसरा सब्सटेंस है वो जाके इस पे बैठ गया. अब क्या करेगा, बैठने के बाद अब वो जो कैरियर प्रोटीन है वो अपना शेप चेंज करेगा. शेप चेंज का मतलब क्या है? शेप चेंज का मतलब ये है कि वो मतलब शेप चेंज करके वो इस तरीके का हो जाएगा, है ना. मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको. वो इस तरीके का कर देगा ताकि, ठीक है, वो इस तरीके का कर देगा जिसमें एक में तो सोडियम लगा था, दूसरे में मान के चलो ये दूसरा कोई सब्सटेंस लगा था. तो वो पहले इस तरीके से था जिसमें एक सोडियम बाइंड हुआ और एक में आपका दूसरा सब्सटेंस बाइंड हुआ.
फिर वो ऐसे करके फिर वो सेल में शेप बदल के इस तरीके का हो जाता है, जिससे होता है कि जो भी चीज़ हो वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, या तो वो बाहर की तरफ जाएगा, मतलब वो एक साइड से दूसरी साइड भी वो ले जाता है कैरियर जो प्रोटीन है, ठीक है ना, ले जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, आपको समझ आ गया फिर स्ट्रक्चर ऑफ कैरियर प्रोटीन का। स्ट्रक्चर ऑफ कैरियर प्रोटीन दो रिसेप्टर साइट्स होते हैं, एक में सोडियम बाइंड होता है, दूसरे में जो दूसरा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस होगा वो बाइंड करेगा। दोनों के लगने के बाद जब उस साइट पे अटैच हो जाएंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा, कन्फर्मेशन जो शेप है वो चेंज कर लेगा, चेंज करके वो जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो अब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, या तो अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाना हो तो वो अंदर जाके, है ना, वो बाइंड करके फिर वो ऐसे खुल जाएगा, फिर वो बाहर चला जाएगा। तो दैट्स इट, मतलब कैरियर प्रोटीन अपना शेप चेंज करके वो सोडियम के साथ जो भी सब्सटेंस है उसको या तो बाहर निकालेगा या तो अंदर डालेगा। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ कैरियर प्रोटीन समझ आ गया है। अब है आपका सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है? ये प्रोसेस बताता है कि बॉडी ग्लूकोज के सेल के अंदर कैसे लिया जाता है, ठीक है। पहले तो बात है जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जो प्रोसेस है देखो सीधी सी बात है, सेल के बाहर ईसीएफ में, सेल के बाहर ईसीएफ में क्या रहेगा, ईसीएफ में क्या रहेगा, सोडियम आयन रहेगा, ठीक है, और ग्लूकोज रहेगा। मैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ भी, है ना, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ईसीएफ में क्या रहेगा, सोडियम रहेगा और ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। दोनों आकर क्या करेंगे, मान के चलो ये मान के चलो आपके, मैं आपको ये कैरियर प्रोटीन बना दिया, एक में मान के चलो सोडियम बाइंड हुआ, दूसरे में मान के चलो ग्लूकोज बाइंड हुआ, है ना। अब ये ग्लूकोज बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, बाइंड हो गया, ऐसे इसमें सोडियम बैठ गया, इसमें ग्लूकोज बैठ गया। अब ये अपना जो कैरियर प्रोटीन है ये अपना शेप चेंज करके क्या करेगा, ये अंदर की तरफ डाल देगा, ठीक है, ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है, ऐसे अपना कॉन्फॉर्मेशन शेप चेंज कर देगा और एट लास्ट सोडियम जो है वो अंदर चला जाएगा, साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर चला जाएगा। अब क्या होता है इसमें, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी होता है, मैंने आपको, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो वो तो जो शेप चेंज हो रहा हो या ना, मतलब शेप चेंज तो हो रहा है कैरियर प्रोटीन, पर सोडियम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो सोडियम जो दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो एटीपी उसने जो एटीपी ब्रेक डाउन हुआ था उसमें जो एनर्जी मिला था वो सोडियम उसको यूटिलाइज करके उस ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उसको अपनी तरह, मतलब है ना, ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो अब बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, मैं लिखता हूँ, है ना, एक तो कहाँ कहाँ होता है, एक तो इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जब आप फूड ले रहे हो ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने में जो आपके ग्लूकोज रहेगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा कहाँ पाया जाएगा, दूसरा रेनल ट्यूबल ऑफ किडनी, रेनल ट्यूबल ऑफ किडनी, है ना, जो फिल्टर हुआ ब्लड है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर आ गया। अब जो फिल्टर हुआ ब्लड है वो ग्लूकोज को वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब लाने के लिए सोडियम को ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होता है वो काम करता है, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक है कि मेडिकल टर्म में इन ट्रांसपोर्टर्स को क्या कहते हैं, SGLT ट्रांसपोर्टर, SGLT, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, SGLT ट्रांसपोर्टर कहते हैं। देखो ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब देखो लोकेशन देख लो, दो टाइप के होते हैं कि SGLT1, दूसरा होता है SGLT2। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, SGLT1 और SGLT2, ठीक है। 1 कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, 2 कहाँ होता है, पीसीटी ऑफ किडनी, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल ऑफ किडनी, ठीक है ना, ये पीसीटी का फुल फॉर्म है। ओके, तो चलो अब SGLT1 का मैंने इंटेस्टाइन में तो बता दिया था, अब इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में तो एक साइट होगा ना, कहीं ना तो कोई साइट होगी वहाँ पर प्रेजेंट होगा वो। इंटेस्टाइन में वो कहाँ होता है, हमारे एंटेरोसाइट्स में, इंटेस्टाइन के एंटेरोसाइट्स में ये पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है,
ये इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है, ये 2 सोडियम लेता है फॉर 1 ग्लूकोज, है ना। इसका रेशियो 2:1 होता है, मतलब सोडियम 2 होगा और ग्लूकोज कितने होंगे, 1। 2 सोडियम और 1 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब ये इसका फंक्शन यही है ना, 2:1 के रेशियो में काम करता है ये, ठीक है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बहुत लोगों ने लिया होगा ना कि ORS और मतलब अब कब लेते ORS ज़्यादातर लोग डायरिया, जो जिनके डायरिया वायरिया होता है वो लेते हैं, जिनका है ना लूज मोशन चलता है वो लोग ORS ज़्यादा लेते हैं। अब क्यों लेते हैं, इसका फंक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये है कि डायरिया के ट्रीटमेंट में जब हम ORS लेते हैं, ठीक है ना, ORS पिलाते हैं, वो इसी, है ना, डायरिया के ट्रीटमेंट में, ये मैं लिख देता हूँ, डायरिया के ट्रीटमेंट में, डायरिया ट्रीटमेंट, ठीक है, ORS जब लेते हैं तो वही जो ORS है वो SGLT1 मैकेनिज्म में काम करता है, उसी बेस्ड काम है उसका। तो जब सोडियम और ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं, अब देखो सोडियम तो है, ORS में क्या ग्लूकोज भी है, ORS में सोडियम भी पाया जाएगा, है ना, सोडियम ग्लूकोज दोनों है। अब वो जब इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में गया, ठीक है ना, मान के चलो ये आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान के लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। अब मान के चलो, मैंने उल्टा बना दिया क्या, हाँ, ये जब लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके। अब मान के चलो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत ऐसे पूरा पैक्ट है पूरा, है ना। अब मान के चलो इंटेस्टाइन में, उसी इंटेस्टाइन के एंटेरोसाइट सेल्स में, ठीक है, जो इंटेस्टाइन उसके एंटेरोसाइट सेल में मान के चलो क्या आ गया, सोडियम और ग्लूकोज, ठीक है, सोडियम और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गए, ओके ना। अब ये क्या करेंगे, इसको अगर मैं बड़ा करूं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है, एंट्रोसाइट्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें रहता है वो कैरियर प्रोटीन, कौन सा, SGLT1 कैरियर प्रोटीन, है ना, को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, SGLT1 को ट्रांसपोर्टर रहेगा। अब वो क्या करेगा, जो SGLT1 को ट्रांसपोर्टर रहेगा, ठीक है, वो मान के चलो ये थोड़ा सा मैं ऐसा होगा कि 2 सोडियम है ना, 1 2, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि मान के चलो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब 2 सोडियम जाएगा और यहाँ से 1 ग्लूकोज, है ना, 1 ग्लूकोज, ओके। अब ये अपना शेप चेंज करेगा, जो सोडियम और ग्लूकोज है वो सेल के अंदर अब घुस जाएगा, है ना। अब बारी आती है कि इसके साथ साथ क्या होता है, वाटर का भी मूवमेंट होता है, वाटर भी सेल के अंदर चला जाता है, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है, डायरिया में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर, नॉर्मल सी बात है कि आप जब डायरिया होता है तो वाटर स्टूल्स आते हैं, लूज मोशन चलते हैं, मतलब उसमें वाटर का जो मात्रा है क्या ज़्यादा है। तो ORS इसी हिसाब से काम करता है कि जो सोडियम और ग्लूकोज तो घुस गया, साथ में वाटर भी घुस जाएगा, पर ये सबसे बड़ी बात है कि वो इस SGLT1 कैरियर प्रोटीन से नहीं करता ये काम, वाटर डज नॉट एंटर फ्रॉम SGLT1 रिसेप्टर, नहीं करता वो, ठीक है। SGLT1 जो रिसेप्टर, जो को ट्रांसपोर्टर है, वो तो अपना जो सोडियम और ग्लूकोज उसको मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना। अब क्या होता है कि मान के चलिए जो सेल के अंदर अब सोडियम, है ना, सेल के अंदर मान के चलो सोडियम और ग्लूकोज का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा सेल के अंदर, तो वो क्या हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो उस हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन के कारण, अब पानी का तो काम यही है कि जहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन हो वो उसी की तरफ भागता है ना। तो पानी तो यहाँ पे बाहर है, अब पानी क्या करेगा, मान के चलो पानी तो बाहर है, अब पानी क्या करेगा, H2O अब ऑस्मोसिस के द्वारा, है ना, अब वो ऑस्मोसिस के द्वारा वो सेल के अंदर आ जाएगा, ताकि जैसे कंसंट्रेशन बराबर, आपने तो पढ़ा ही है ऑस्मोसिस, है ना, कंसंट्रेशन ताकि बराबर हो तो वो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में आ जाएगा। ऑस्मोसिस तो पढ़ा है ना आपने कि वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ भागता है, जो सॉल्वेंट या वाटर हो, है ना, पिछले क्लास में पढ़ा है आपने, है ना। तो वाटर तो चलो आ गया, अब पाथवे क्या होगा उसका, ऐसा तो मेम्ब्रेन की मतलब ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई आ गया अचानक से घुस गया, नहीं, वो भी कोई पाथवे से घुसता है। एक है आपका कौन सा पाथवे, एक है आपका ट्रांससेल्यूलर पाथवे, ठीक है, ट्रांससेल्यूलर पाथवे मतलब क्या है, ट्रांससेल्यूलर का पाथवे का मतलब ये है कि 2 सेल के बीच, है ना, ये मान के चलो एंट्रोसाइट्स हैं, है ना, अब 2 उस सेल के बीच
गैप नहीं रहेगा, इस गैप्स के माध्यम से H2 अंदर घुसेगा। ये है आपका ट्रांससेल्यूलर पाथवे, ठीक है। सॉरी, ट्रांससेल्यूलर का पाथवे का मतलब है कि एक्वापोरिन से घुसना, सॉरी ट्रांससेल्यूलर पाथवे का मतलब ये है कि एक्वापोरिन से घुसना, एक्वापोरिन आपने पढ़ा हो ना, एक्वापोरिन। पैरासेल्यूलर पाथवे का मतलब है कि पैरासेल्यूलर पाथवे का मतलब है कि वो दो सेल के बीच जो भी गैप रहेगा उसके माध्यम से वो एंटर करेगा, ठीक है। तो ट्रांससेल्यूलर का मतलब, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना। तो ट्रांससेल्यूलर का पाथवे मतलब एक्वापोरिन, ठीक है। अब एक्वापोरिन आपने पढ़ा है बहुत, है ना, फर्स्ट लेक्चर में आपने, मतलब फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, है ना। और पैरासेल्यूलर पाथवे का मतलब है कि दो सेल के बीच जो गैप रहेगा उसी से वो H2O एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है इनहिबिटर, ठीक है। ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपका हो गया। अब आ रही आता आपका इनहिबिटर, है ना। इनहिबिटर क्या है? एक ड्रग है, मतलब एक सॉरी केमिकल है जिसका नाम है फ्लोरिजिन, ठीक है, फ्लोरिजिन। ये क्या करता है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये क्या करता है? ये ग्लूकोज के साइट पे बैठ जाएगा ये केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो सोडियम को ट्रांसफर को ब्लॉक कर देता है, पूरा कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है, ओके। और दूसरा है डिजीज, ठीक है। डिजीज ये जो मतलब अगर किसी बच्चे में जन्म से SGLT1 जो को ट्रांसपोर्टर है वो अगर एब्सेंट हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? CGGM, मतलब क्या है? कॉन्जेनेटल ग्लूकोज गैलाक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो, है ना, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो भी है ना। तो ये कॉन्जेनिटल डिजीज है जिसमें SGLT1 जो को ट्रांसपोर्टर है वो एब्सेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है SGLT2, वो कहाँ रहता है? PCT ऑफ किडनी, ठीक है ना। अब ये कैसे फंक्शन करता है? हमेशा याद रखना, जो PCT है, रिमेंबर 100% ग्लूकोज is reabsorbed in PCT, ठीक है, and no other segment other than PCT is capable of glucose रीएब्जॉर्प्शन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि PCT में 100% ग्लूकोज क्या होता है? रीएब्जॉर्ब होता है और कोई दूसरा सेगमेंट नहीं होता, ओके। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं हम। डिजीज क्या है? डिजीज तो अगर मान के चलो SGL2 में कोई म्यूटेशन आ जाए, है ना, SGL2 जीन में अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो ट्रांसपोर्टर ठीक से काम नहीं करेगा। म्यूटेशन आ गया तो मतलब क्या होगा? वो काम नहीं करेगा ढंग से। तो ट्रांसपोर्टर का ढंग से काम नहीं किया तो ब्लड क्या होगा? ब्लड का जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? वो नॉर्मल सी बात है, मतलब नॉर्मल सी बात है, वो यूरिन के साथ लीक हो जाएगा, यूरिन में लीक हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड रेनल ग्लाइकोयूरिया, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इनहिबिटर में जैसे कि SGLT2 को ब्लॉक करने के लिए फ्लोरिजिन के, है ना, SGLT2 को ब्लॉक करने के लिए फ्लोरिजिन के वो सिंथेटिक एनालॉग्स हैं। मतलब फ्लोरिजिन तो नेचुरल है ना, अब उसको सिंथेटिक एनालॉग्स हैं। जैसे कि उनके जो क्या बोलते हैं, नाम के एंड में ग्लीफ्लोजिन लगता है, जैसे कि मान के चलो कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। उसके बाद डेपाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। और क्या है? एम्पाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। अब बारी है कि ये क्या है? ये मतलब ये तो मतलब सिंथेटिक एनालॉग्स में ये ड्रग्स है ना, ये दवाइयाँ हैं। क्यों ये दवाइयाँ दिया जाता है? बेसिकली क्या होता है, पहली तो बात, ये दवाइयाँ हाईली सिलेक्टिव है। हाईली सिलेक्टिव का मतलब ये है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये सिर्फ SGLT2 को ट्रांसपोर्टर पे ही काम करता है, SGLT1 को नहीं छेड़ता।
बिल्कुल नहीं छेड़ता। इंटेस्टाइन का SGLT1 है उसको नहीं छेड़ता। ये टारगेटेड जो साइट है उसी पे वर्क करता है, इसलिए इसको हाईली सिलेक्टिव कहते हैं। ओके, तो ये डायबिटिक पेशेंट में दिया जाता है मेनली। ये ड्रग करता क्या है, ये SGLT2 पर आकर बैठ जाता है पहली बात, ठीक है। ये ड्रग आएगा SGLT2 पर आके बैठ जाएगा और उसे कंप्लीटली क्या गया, ब्लॉक कर देगा। ओके, अब ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज तो रीएब्जॉर्ब हुआ नहीं, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और तो इस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में हम कहते हैं कि जो ये दवाइयाँ जो है, ये रेनल थ्रेशोल्ड जो ग्लूकोज है, रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, दीज ड्रग्स, ठीक है, रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है RTG, ठीक है। रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज को कम कर देता है। दीज ड्रग्स डिक्रीज द रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, ओके, बाय नॉट बाय ब्लॉकिंग द SGL2 को ट्रांसपोर्टर फॉर व्हिच रिजल्ट्स इन द नॉन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, रेनल थ्रेशोल्ड उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, अब रिजल्ट में क्या होगा, अब रिजल्ट में ये होगा, रिजल्ट में ये होगा जो ब्लड का सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो ब्लड का सारा एक्स्ट्रा शुगर है, ग्लूकोज है, वो यूरिन के रास्ते में निकल जाएगा आराम से, क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि थेराप्यूटिक ग्लाइकोसूरिया कहते हैं उसको, ठीक है। थेराप्यूटिक ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है, कि किसी मतलब ड्रग से हम क्या करते हैं, दवाई से हम जो ग्लूकोज है, वो एक्स्ट्रा जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो हम शरीर से बाहर निकालते हैं। कैसे, बाय ब्लॉकिंग द SGLT2 को ट्रांसपोर्टर। ओके, अब आती है हमारा, ये देख लो आपका कोड़ा, आपने पढ़ा होगा है ना, जी ग्लूकोज कैसे करते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना। ये अपने ORS में मैकेनिज्म पढ़ा आपने, है ना, कि सोडियम के साथ ग्लूकोज भी घुस जाता है ना। अब क्या होता है, वाटर कैसे घुसता है, ऑस्मोसिस के द्वारा घुसता है। कैसे, या तो पैरासेल्युलर पाथवे में, पैरासेल्युलर पाथवे का मतलब ये है कि दो सेल के बीच जो गैप होगा उससे, या तो ट्रांससेल्युलर पाथवे जो हम क्या बोलते हैं उसको एक्वापोरिन बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है कि इनहिबिटर फ्लोरिजन, वो इनहिबिट कर देते हैं, वो कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर दिया, ग्लूकोज के जगह वो ये बैठ जाएगा, है ना। अब दूसरा है CGGM, कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ SGLT1 को ट्रांसपोर्टर, और दूसरा था SGLT2 जिसको हम है ना, जो PCT में पाया जाता है, डायबिटीज ट्रीटमेंट में देते हैं, क्या एंड में ग्लिफ्लोजिन लगता है, कैसे काम करता है ये बताया। वो SGLT2 को ब्लॉक कर देगा तो ग्लूकोज क्या होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक ग्लाइकोसूरिया। इससे क्या, और इससे क्या होता है, क्या कम हो जाएगा, रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज कम हो जाएगा, ठीक है। हो गया आइसोलेटेड रेनल ग्लाइकोसूरिया भी हो गया आपका, ठीक है। अब समरी आपने देख लो कि इसका जो प्राइमरी लोकेशन है SGLT1, ये इंटेस्टाइन पे है, ये किडनी पे है, ठीक है। ये 2Na मतलब 2 सोडियम और 1 ग्लूकोज, ये 1 सोडियम और 1 ग्लूकोज नॉर्मली, ठीक है। ये ठीक है, और ये फ्लोरिजन से इनहिबिट होता है, और ये इसके प्रोटोटाइप मतलब क्या है, सिंथेटिक एनालॉग से इनहिबिट होता है, ठीक है। और इसका एसोसिएटेड डिजीज क्या है, CGGM, और इसका क्या होगा, जो मतलब वही बताए, म्यूटेशन आइसोलेटेड रेनल ग्लाइकोसूरिया, ये तो था ना, कुछ और बोल दिया, हाँ, आइसोलेटेड रेनल ग्लाइकोसूरिया, है ना। अब आती है आपका सोडियम को ट्रांसपोर्टर अमाइनो एसिड, ठीक है। आपने ग्लूकोज का पढ़ा जिसमें SGLT1 और SGLT2 था। बहुत ये है ना, थोड़ा ये टॉपिक है जो मतलब मान के चलो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में आता है, जो मतलब पहले पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने ये सोचा है कि जब हम पढ़ाएंगे ना, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तो उसी को ट्रांसपोर्ट के अंदर वही डालेंगे ताकि आपको कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ आए। ऐसा ना हो कि है ना, मतलब सिर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। सर ने तो पहले पढ़ा दिया, सर ने तो पहले टॉपिक ख़त्म कर दिया, है ना। ऐसा ना हो, मैं उसको साथ ही में मतलब एक जो पर्टिकुलर मतलब ऐसे समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपर, रट्टे लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जो चीज़ रट्टे लगाना है वो तो रट्टे लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि SGLT का क्या फुल फॉर्म है वो तो लगाना ही पड़ेगा। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 1 और 2। 1 कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहाँ पे, एंटेरोसाइट्स में। 2 कहाँ पाया जाएगा, PCT में। अब ये तो थोड़ा तो याद रखने की चीज़ है, बाकी जो मैकेनिज्म है और जो डिजीज के नाम है वो भी थोड़ा रटने का है। बाकी जो मैकेनिज्म है, कैसे इनहिबिट कर रहा है, कैसे उस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो तो समझने की चीज़ है ना। तो उसको समझने के लिए तो पहले आपको जो को ट्रांसपोर्ट है उसको समझना पड़ेगा। को ट्रांसपोर्ट समझने पहले से आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने एकदम से नहीं उठाया वो टॉपिक, ठीक है ना। एकदम प्रॉपर
टाइम पे उठाया ताकि आपको ये SGLT2 आपको हार्ड ना लगे, डिफिकल्ट ना लगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ एमाइनो एसिड। देखो ये भी सेम है ग्लूकोज की तरह, मतलब ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर उसकी तरह काम करता है, पर इसके जो कैरियर प्रोटीन है वो थोड़ा अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? अब जो कैरियर प्रोटीन है, पहले तो बात है बॉडी में जो एमाइनो एसिड को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन पर 5 अलग अलग साइट्स है ना के सेट के कैरियर प्रोटीन होते हैं। 5 अलग अलग सेट होते हैं, 5 डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, पहले तो ये लोग 5 डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरियर प्रोटीन। ओके, अब ये 5 डिफरेंट सेट किस चीज़, मतलब किस चीज़ को दर्शाता है? वो एक्चुअली ये 5 सेट इसलिए है ताकि एमिनो एसिड को डिस्टिंग्विश कर सके अकॉर्डिंग टू इट्स मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट के अनुसार ही वो 5 सेट जो ट्रांसपोर्टर है वो काम करता है। ओके, कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है? सेम इंटेस्टाइन और किडनी में पाया जाएगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने के लिए होगा, है ना। अब आता है आपका सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय हुई सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक्सचेंज फॉर सोडियम आयंस बाय एंटीपोड। ठीक है, मतलब सीधी बात है। अभी तो कोड से पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सोडियम आयन भी तो घुस रहा है, साथ में दूसरा जो सब्सटेंस जो है ना, जैसे ग्लूकोज या एमिनो एसिड, वो भी अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, अब जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है? एक या तो सोडियम, मतलब सोडियम में जो सोडियम है वो घुसने से या तो वो ट्रांसपोर्ट बाहर जाएगा, या तो सोडियम में मतलब बाहर जाने से वो ट्रांसपोर्ट जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये कहाँ पाया जाता है? सब ऑल सेल्स में पाया जाता है, ये इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन जो काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वो रेनल ट्यूबुलर सेल्स में पाए जाते हैं। रेनल, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही याद रखोगे ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी याद देने की जरूरत नहीं है ना। ऑल सेल्स में पाया जाता है, और जो हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट रहता है वो रेनल ट्यूबुलर सेल्स में पाया जाता है। अब जो वहाँ पे क्या होता है, अब मान के चलिए जो सोडियम आयन है, मैं अगर बोल दूँ रेनल ट्यूबुलर सेल, ये सेल बना लिया आपको। ठीक है ना, मान ये आपका रेनल ट्यूबुल है, इसमें सेल्स हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है ना, एक दिखाने के लिए, ये सेल्स है। ओके, अब इसमें तो को ट्रांसपोर्ट रहेगा ही, इसको मैं थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ जिसमें आपको को ट्रांसपोर्ट दिखाएंगे हम। ठीक है, मैं सॉरी काउंटर ट्रांसपोर्ट दिखाएगा हम। ओके, अब देखो ये क्या है कि जैसे कि मान के चलो बाहर ये क्या है? बाहर ECF मतलब क्या है? ल्यूमेन है। अंदर क्या है? ये क्या है? ये आपका ट्यूबुलर सेल है, ये ट्यूबुलर सेल के अंदर है ना ICF है। अब मान के चलो सोडियम क्या होएगा? ठीक है ना, सोडियम ल्यूमेन से आपके सेल के अंदर तक जाएगा, और उस जगह हाइड्रोजन आयन क्या होगा? वो सेल से है ना ल्यूमेन की तरफ जाएगा। इसी को हम मतलब क्या मतलब इसी तरीके से वो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट काम करता है रेनल ट्यूबुल पर। ओके, अब आती है आपका अदर्स में क्या है? अदर्स में देखो सोडियम मैग्नीशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, क्लोरीन बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट और क्लोरीन सल्फेट काउंटर ट्रांसपोर्ट। ये तो याद रखने की चीज़ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। अब आपका आता है डिफरेंस, सबसे बड़ी है ना, कि आपने क्या पढ़ा अब इतने दिन तक, है ना। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आप देख लो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स एग्रीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या है? टू डिफरेंट मोलिक्यूल अक्रॉस ए ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP अदर देन ATP, इन द अदर फॉर्म देन ATP। ठीक है, अदर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सोडियम डायरेक्टली, अब एक्टिव प्राइमरी एक्टिव में क्या मतलब सोडियम वो ATP डायरेक्ट यूज़ हो रहा था, पर सेकेंडरी में क्या हो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो ATP लग रहा है सोडियम पे। सोडियम उस ATP के जो मतलब ब्रेक डाउन से जो एनर्जी आया वो यूटिलाइज कर रहा है कहाँ पे? दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फिर ATP। ठीक है, अब में सिंगल मोलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, 2 टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, यूज एनर्जी फ्रॉम ATP एनर्जी, और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से भी होता है। ड्राइविंग आयन प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्राइविंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से भी होता है। और तो ATP की ज़रूरत है ही है, इसमें भी ATP की ज़रूरत है, पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसमें कि वाइल आयन्स आर अदर मोलिक्यूल्स सर्व एज ड्राइविंग मोड, जिसमें सोडियम आयन, तो पहले तो बात उसमें सोडियम आयन रहेगा, और दूसरा जब मान लो ग्लूकोज या अमीनो एसिड कोई भी सब्सटेंस रहेगा, पर इसमें प्रॉपर दिया सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है यूनिक
ठीक है, यूनिक होता है थोड़ा। और इसमें इम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का इस्तेमाल करते, जैसे को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा ही है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है, कैल्शियम पंप है। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्लूकोज है ना, अभी आपने पढ़ा था है ना, को ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज सोडियम पंप, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, और अभी तो इतने सारे आपने पढ़े ही हैं, है ना। ये है इनके एग्जांपल्स। ओके, तो आपका जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है और प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस है ये भी मैं ख़त्म कर दिया। ठीक है, आपका कंसेप्ट समझ आया है ना, ऐसा तो कोई नहीं कंसेप्ट बाकी रह गया है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना, ताकि मैं और जितना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा उतना ही मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ने के लिए इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो मैं उतनी उस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए और है ना, फॉलो सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, द डेंटल एजेस। ठीक है, तो हम अगले सेशन में आपको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वेसिकुलर तो जो स्पेशल टाइप्स है ना, जिसमें एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, हैव ए गुड डे।